बेल्जियम का मार्ग। जेंडार्मरी के ब्रिगेडियर के मोंसियर दांगलार के घर में आकस्मिक प्रवेश और उसके पश्चात हुए उद्घाटन से उत्पन्न उस उथल-पुथल के कुछ ही मिनटों बाद वह विशाल भवन लगभग उसी शीघ्रता से रिक्त हो गया, जैसे अतिथियों के बीच प्लेग या हैजा की घोषणा हो जाने पर हो जाता। कुछ ही क्षणों में सभी लोग हर द्वार से, हर सीढ़ी से, हर निकास से बाहर निकलने या यूँ कहें भागने को उतावले हो उठे। यह उन परिस्थितियों में से एक थी जहां साधारण सांत्वना शब्द भी प्रस्तुत करने का प्रयास न करना ही उचित होता है। वे शब्द जो किसी महाविपत्ति की घड़ी में श्रेष्ठतम मित्रों को भी अप्रिय बना देते हैं। बैंकर के भवन में कोई न रहा सिवाय दांगलार के, जो जेंडार्म अधिकारी के साथ अपने अध्ययन कक्ष में बंद था। मैडम दांगलार के, जो आतंकित अवस्था में उस बुधवार में थीं, जिससे हम पहले परिचित हो चुके हैं, और यूजनी के, जो अपनी गर्वोन्नत आंखों और तिरस्कार से वक्रित अधरों के साथ अपनी अविभाज्य संगिनी मादिमो आजेल लुईस दारमिली के साथ अपने कक्ष में चली गई थीं। जहां तक सेवकों का प्रश्न है, जो उस संध्या सामान्य से भी अधिक थे, क्योंकि अवसरवश कैफे दे पारी के आइसक्रीम निर्माता, रसोइये और भोजन प्रबंधक भी उनसे जुड़ गए थे। वे भंडार कक्षों, रसोई घरों या अपने कमरों में समूह बनाकर खड़े थे, अपने स्वामियों के विरुद्ध उस अपमान पर क्रोध व्यक्त करते हुए जिसे वे अपना मान रहे थे, और घरेलू कर्तव्यों की उन्हें तनिक चिंता न थी, जो वैसे भी स्वाभाविक रूप से स्थगित हो चुके थे। इन विविध व्यक्तियों के मध्य, जो अपने अपने हितों से व्याकुल थे, केवल दो हमारे ध्यान के योग्य हैं: मादेमो आजेल यूजिनी दांगलार और मादेमो आजेल लुईस दारमिली। युवा वधु, जैसा कि हमने कहा, एक गर्वित भाव, वक्रित अधरों और अपमानित रानी की मुद्रा के साथ अपने कक्ष में गई थीं। उनके पीछे उनकी संगिनी, जो उनसे अधिक पीली और व्याकुल थी। कक्ष में पहुंचकर यूजिनी ने भीतर से द्वार बंद कर लिया, जबकि लुईस एक कुर्सी पर ढां सी गई। हे भगवान, क्या भयानक बात है, युवा संगीतकार ने कहा। कौन इसकी कल्पना कर सकता था? मोन्सियर आंद्रेया कावलकांति, एक हत्यारा, भागा हुआ अपराधी, एक दोषी। यूजिनी के अधरों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान उभरी। मैं सचमुच भाग्यवश शापित हूं, उसने कहा। मैं मोरसैफ से बचती हूं और कावलकांति को पाती हूं। ओह यूजिनी, दोनों को एक मत करो। चुप रहो, सभी पुरुष दुष्ट होते हैं, और मैं प्रसन्न हूं कि मैं उन्हें केवल घृणा ही नहीं, अब तिरस्कार भी कर सकती हूं। हम क्या करें? लुईज ने पूछा। क्या करें? हाँ, वही जो हमें 3 दिन पहले कर लेना चाहिए था, प्रस्थान। तो अब जब तुम्हारा विवाह नहीं हो रहा, तुम अभी भी जाना चाहती हो? सुनो लुईस, मुझे यह सामाजिक जीवन घृणित है, न पातुला, रेखांकित, वैसा ही जैसे हमारी संगीत पांडुलिपियां। जो जीवन मैं सदैव चाहती रही हूं, जिसकी अभिलाषा और आकांक्षा की है, वह है कलाकार का जीवन। स्वतंत्र, स्वाधीन, जहां मनुष्य केवल अपने पर निर्भर हो और केवल अपने प्रति उत्तरदायी हो। हम क्यों रहें, ताकि 1 महीने बाद वे फिर मेरा विवाह कराने का प्रयास करें? किससे? शायद मोंसियर देब्राय से? कभी यह विचार भी हुआ था? नहीं, लुईज, नहीं। आज संध्या का यह साहसिक प्रसंग मेरा बहाना होगा। मैंने इसे खोजा नहीं, न मांगा। ईश्वर ने भेजा है, और मैं इसका स्वागत करती हूं। तुम कितनी दृढ़ और साहसी हो, उस कोमल स्वर्णकेशी युवती ने अपनी श्यामल संगिनी से कहा। क्या अब तक तुम मुझे नहीं जानती? आओ लुईस, समूची योजना पर विचार करें। गाड़ी 3 दिन पहले ही खरीद ली गई, सौभाग्य से। क्या तुमने उसे उस स्थान पर भिजवा दिया जहां हमें उससे मिलना है? हाँ। और हमारा पासपोर्ट? ये रहा। और यूजिनी ने अपने स्वाभाविक धैर्य के साथ दस्तावेज खोला और पढ़ा।
मोन्सियर लियोन दार्मिली, 20 वर्ष, पेशे से कलाकार, काले केश, काली आंखें, अपनी बहन के साथ यात्रा पर। अद्भुत! तुमने यह पासपोर्ट कैसे प्राप्त किया? मैं मोंटे क्रिस्टो से रोम और नेपल्स के रंगमंच निर्देशकों के लिए अनुशंसा पत्र मांगने गई थी। उन्हें बताया कि एक स्त्री के रूप में यात्रा करने में मुझे भय लगता है। उन्होंने मेरी भावना को भली भांति समझा और पुरुष पासपोर्ट दिलाने का प्रस्ताव किया। 2 दिन बाद मुझे यह प्राप्त हुआ और मैंने स्वयं अपने हाथों से जोड़ दिया, अपनी बहन के साथ यात्रा पर। उत्तम, यूजिनी ने प्रसन्नता से कहा। अब शेष है सामान बांधना। हम अनुबंध हस्ताक्षर की संध्या को ही प्रस्थान करेंगे। विवाह रात्रि की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। बस इतना ही। भली भांति सोच लो, यूजिनी। ओह, मैं सोच चुकी हूँ। मैं ऊब चुकी हूँ ये सुन सुनकर। रिपोर्ट, महाअंत, चढ़ाव, उतार, स्पेनी निधियाँ, हैती कागज। इसके स्थान पर लुईज, कल्पना करो। वायु, स्वतंत्रता, पक्षियों का गीत, लोम्बार्दी के मैदान, वेनिस की नहरें, रोम के महल, नेपल्स का तट। हमारे पास कितना धन है, लुईज। युवती ने जड़ाऊ मेज से एक छोटी बंद बटुआ निकाला, खोला और 23 नोट गिने। 23,000 फ्रांक, उसने कहा। और कम से कम उतना ही मोतियों, हीरों और आभूषणों में, यूजिनी ने कहा। हम धनी हैं। 45,000 फ्रांक में हम 2 वर्ष राजकुमारियों की भांति रह सकती हैं, या 4 वर्ष सादगी से, पर 6 महीने से भी कम में। तुम अपने संगीत से और मैं अपनी वाणी से हम अपनी पूंजी दुगुनी कर लेंगी। आओ, तुम धन संभालो, मैं आभूषण पेटी, ताकि यदि हम में से कोई दुर्भाग्यवश अपना धन खो दे तो दूसरी के पास अभी भी उसका रहे। अब सूटकेस, शीघ्र, सूटकेस। ठहरो, लुईस ने कहा, मैडम दांगलार के द्वार पर जाकर सुनते हुए। तुम्हें किस बात का भय है? कहीं पकड़ी ना जाए। द्वार बंद है। यदि वे खुलवाने को कहें, कहने दो, हम नहीं खोलेंगी। तुम तो सचमुच अमेजन हो, यूजिनी। अत्यंत तीव्र सक्रियता के साथ दोनों युवतियां यात्रा में आवश्यक समझी गई वस्तुएं संदूक में रखने लगीं। लो, यूजिनी ने कहा, अब जब तक मैं वस्त्र बदलूं, तुम संदूक बंद करो। लुईज ने अपनी छोटी हथेलियों की समस्त शक्ति से ढक्कन दबाया। मैं नहीं कर पा रही, उसने कहा। मैं पर्याप्त बलवान नहीं। तुम बंद करो। निश्चय ही, यूजिनी हंसते हुए बोली। मैं भूल गई थी कि मैं हरक्युलिस हूं और तुम केवल दुर्बल ओमफाले। और संदूक पर घुटना रखकर उसने अपनी दोनों श्वेत सशक्त भुजाएं तान दी, जब तक दोनों पट्टे मिल न गए, और मादमोआजेल दार्मिली ने ताले की सलाख दोनों कुंडों में खिसका दी। ये हो जाने पर यूजिनी ने चाबी से एक अलमारी खोली और उसमें से बैंगनी रेशम का गद्देदार यात्रा चोगा निकाला। लो, उसने कहा, देखो, मैंने सब सोच रखा है। इसे पहनकर तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। और तुम, ओह, तुम जानती हो, मुझे ठंड नहीं लगती। और फिर पुरुष वेश में क्या तुम यही वस्त्र बदलोगी? निस्संदेह। पर क्या तुम्हारे पास समय होगा? चिंता मत करो, कायर हृदया। कोई किसी और बात की नहीं सोच रहा, सिवाय उस महान घटना के। और इसमें क्या आश्चर्य कि मैं अपने कक्ष में बंद हूं, जब तुम सोचो कि मुझे कितना व्यथित होना चाहिए। नहीं, ये सत्य है। तुमने मुझे आश्वस्त कर दिया। आओ, मेरी सहायता करो। और उसी दराज से, जिसमें से वह अभी अभी वह चोगा निकाल चुकी थी, जो उसने मादेमोआजेल दार्मिली को दिया था और जिसे उसने अपने कंधों पर डाल लिया था, उसने पुरुष वस्त्रों का एक पूर्ण संचय निकाला, जूते से लेकर फ्रॉक कोट तक, साथ ही आवश्यक लिनन, जिसमें सब कुछ था, पर कुछ भी अनावश्यक नहीं। फिर ऐसी तीव्रता से, जो स्पष्ट कर रही थी कि मनोरंजन के लिए उसने पहले भी एकाधिक बार विपरीत लिंग के वस्त्र धारण किए थे, यूजिनी ने जूते पहन लिए, पतलून में समा गई, अपनी क्रावाट को ढीला सा बांधा, ऊंचे गले का वास्कट ऊपर तक बंद किया और फ्रॉक कोट पहन लिया।
जिसने उसकी पतली सुडौल कमर को उभार दिया। ओह! यह तो बहुत अच्छा है, सचमुच अत्यंत अच्छा। लुईस ने उसे प्रशंसा से देखते हुए कहा। पर तुम्हारे वे सुंदर काले केश, वे अद्भुत लटें जो हर स्त्री की ईर्ष्या थीं, क्या वे उस पुरुष टोपी के नीचे समा जाएंगी, जैसी मैं वहां देख रही हूं? तुम देखोगी? यूजिनी ने कहा, और अपने बाएं हाथ से उसने उस घनी वेणी को थाम लिया जिसे उसकी पतली उंगलियां मुश्किल से घेर पा रही थीं, जबकि दाहिने हाथ से उसने लंबी कैंची उठा ली। शीघ्र ही इस्पाती धारें उस भव्य समृद्ध केश राशि के बीच चरमराने लगीं, जो युवती के पैरों के चारों ओर लट्टों में गिरने लगी जब वह पीछे झुक गई, ताकि वे उसके कोट पर न फैलें। फिर जब सिर के शिखर के केश कट गए, वह बगलों की ओर मुड़ी, उन्हें भी बिना तनिक पश्चाताप के काट डाला। इसके विपरीत उसकी आंखें उसकी आबनूसी भौहों के नीचे पहले से अधिक उज्ज्वल और प्रसन्न चमक रही थीं। ओह! तुम्हारे सुंदर केश, लॉयज ने खेद से कहा। क्या मैं इस रूप में 100 गुना बेहतर नहीं लगती? यूजिनी ने पूछा, अपने अब पूर्णतः पुरुषोचित कटे केशों पर बचे कुछ घुंघराले रेशों को समतल करते हुए। क्या तुम्हें नहीं लगता मैं अब अधिक सुंदर हूं? ओह! तुम सुंदर हो, अब भी सुंदर, लुईज ने पुकारा। अब हम कहाँ जाएंगी? ब्रुसेल्स, यदि तुम्हें स्वीकार हो। वह सबसे निकट सीमा है। हम ब्रुसेल्स, लीज और एक्सला शापेल से होते हुए राइन के मार्ग से स्ट्रासबुर्ग जाएंगी, फिर स्विट्जरलैंड पार कर सेंट गोतार्ड दर्रे से इटली में प्रवेश करेंगी। स्वीकार? निस्संदेह। तुम क्या देख रही हो? तुम्हें इस रूप में तुम सचमुच मनोहर लगती हो। कोई भी कहेगा तुम मेरा अपहरण कर रही हो। ईश्वर की सौगंध, वे ठीक कहेंगे। ओ यूजनी, तुमने शपथ ली? और दोनों युवतियां, जिन्हें कोई भी यह मानता कि वे शोक में डूबी होंगी, एक अपने कारण से, दूसरी अपनी सखी के प्रति निष्ठा से, हंसी में फूट पड़ी, जबकि वे अपने पलायन की तैयारी से उत्पन्न अव्यवस्था के स्पष्ट चिन्हों को समेटने लगीं। फिर दोनों भगोड़ी युवतियों ने दीप बुझा दिए और चौकन्नी आंखों, तने कानों और आगे झुकी गर्दनों के साथ उस वस्त्र परिवर्तन कक्ष का द्वार खोला जो सेवा सीढ़ियों की ओर जाता था और नीचे आंगन में उतरता था। यूजिनी आगे चली, एक हाथ में संदूक लिए, जबकि मादेमोअज़ेल दारमिली दूसरे हत्थे को दोनों हाथों से संभाले संघर्ष कर रही थीं। आंगन रिक्त था। अब भी अभी आधी रात का घंटा बजा था। द्वारपाल अब भी अपने स्थान पर था। यूजिनी दबे पांव बढ़ी और उस विश्वस्त प्रहरी को उसकी कुटिया के भीतर कुर्सी पर फैला हुआ सोता पाया। वह लौटी, संदूक उठाया जो उसने क्षण भर रखा था, और दोनों दीवार की छाया से लगे लगे बरामदे तक पहुंची। यूजिनी ने लुईस को द्वार के पीछे छिपा दिया, ताकि यदि द्वारपाल जाग उठे तो केवल एक ही व्यक्ति दिखाई दे। फिर स्वयं आंगन के दीप के पूर्ण प्रकाश में खड़ी होकर उसने अपनी उत्कृष्ट कॉन्ट्राल्टो आवाज में पुकारा, द्वार! और खिड़की पर आघात किया। द्वारपाल, जैसा यूजिनी ने अनुमान किया था, उठ बैठा और बाहर जाने वाले व्यक्ति को पहचानने के लिए कुछ कदम भी बढ़ा। पर जब उसने एक युवक को अपनी छड़ी से अधीरता से पतलून पर प्रहार करते देखा, तो उसने तत्काल द्वार खोल दिया। लुईस तुरंत ही अर्ध खुले द्वार से नागिन सी फिसल गई और हल्के उछाल से बाहर पहुंच गई। यूजिनी उसके पीछे आई, प्रकटतः शांत, यद्यपि संभवतः उसका हृदय सामान्य से अधिक वेग से धड़क रहा था। एक मालवाहक वहां से गुजर रहा था। उन्होंने उससे संदूक उठाने को कहा और उसे बताया कि वे व्यक्तवार मार्ग संख्या 36 जा रही हैं। फिर वे उसके पीछे पीछे चलीं, जिसकी उपस्थिति से लुईस को आश्वासन मिला। जहां तक यूजिनी का प्रश्न था, वह जुडिथ या डेलाइला के समान दृढ़ थी। वे संख्या 36 के द्वार पर पहुंची। यूजिनी ने मालवाहक से संदूक रखवाया, उसे कुछ सिक्के दिए और झरोखे पर आघात कर उसे विदा किया। वह झरोखा एक छोटी धोबिन का था, जिसे उनके आगमन का पूर्व संदेश दिया जा चुका था। वह अब भी सोई नहीं थी, अतः उसने द्वार खोल दिया।
मादेमोआजेल, यूजेनी ने कहा, द्वारपाल से कहो बारूश को अस्तबल से निकलवाए और डाक स्टेशन से घोड़े मंगवाए। ये लो, उसकी सेवा के 5 फ्रांक। मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ, लुइज ने कहा। मैं तो कहूंगी, मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ। धोबिन विस्मय से देखती रही, पर जैसा कि उसे अपने लिए 20 लुई मिलने वाले थे, उसने कोई टिप्पणी न की। पौन घंटे बाद द्वारपाल घोड़ों और सारथी के साथ लौट आया। घोड़ों को तत्काल गाड़ी में जोता गया और द्वारपाल ने संदूक को रस्सी और कुंडी से बांध दिया। यह रहा पासपोर्ट, सारथी ने कहा। युवक किस मार्ग से जाना चाहता है? फोन्तेनब्लो, यूजनी ने लगभग पुरुषोचित स्वर में उत्तर दिया। तुमने क्या कहा? लुइस ने पूछा। मैं उन्हें भ्रमित कर रही हूँ, यूजनी ने कहा। उस स्त्री ने हमसे 20 लुई लिए हैं, पर 40 के लिए हमें धोखा दे सकती है। जब हम बुलेवार पर पहुंचेंगे, मार्ग बदल देंगे। और लगभग पायदान को स्पर्श किए बिना वह ब्रिट्सका में कूद गई, जो उत्कृष्ट शयन व्यवस्था से सज्जित थी। तुम सदैव ठीक होती हो, यूजिनी, गायन शिक्षिका ने कहा, उसके पास बैठते हुए। पौन घंटे बाद सारथी को सही मार्ग पर मोड़ दिया गया और वह सेंट मार्टिन द्वार से निकलते हुए चाबुक फटकार रहा था। आह, लुइस ने एक दीर्घ श्वास के साथ कहा, हम पेरिस से बाहर हैं। हाँ, मेरी प्रिय, और अपहरण पूर्णतः संपन्न हो चुका है, यूजिनी ने उत्तर दिया। पर बिना हिंसा के, लुइस ने कहा। मैं उसे शमनकारी कारण के रूप में प्रस्तुत करूंगी, यूजिनी ने कहा। पर उसके शब्द गाड़ी के लाविलेत के पत्थरों पर गड़गड़ाते पहियों की ध्वनि में डूब गए। मोन्सियर दांगलार की अब कोई पुत्री न रही।